हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। ज्ञानदीप ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एंड आज हम अपनी नई क्लास के साथ फिर आपके साथ यहाँ पर प्रेजेंट हैं। और जैसे कि हम क्लास 12th का चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश। उसके बारे में हमने कुछ टॉपिक्स एनालाइज कर लिए थे और लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक एग्जिट किया था वो था हमारा कूलाम का नियम, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था? जो कूलाम का नियम हमने पढ़ा था, कूलाम का नियम हमने पढ़ा था कि कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² होता है। तो हमने लास्ट टाइम इसको पूरा एनालाइज किया था और जो हमारा फॉर्मूला आया था वो आया था F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये हमारा कूलाम का नियम था। इस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो जैसा कि आपने कमेंट्स में लिखा, मुझे कमेंट भी आया कि मैम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। तो यस, हम आपको चैप्टर खत्म होते के साथ ही सारे न्यूमेरिकल्स आपको मतलब हर टाइप का न्यूमेरिकल हम एनालाइज कराएंगे, बोर्ड पर कराएंगे। अभी वो सिर्फ फॉर एग्जांपल्स के लिए थे, हर टॉपिक के साथ कुछ न्यूमेरिकल्स। और फिर जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको रिवीजन सीरीज कराएंगे। उसमें आपको सारे क्वेश्चन और भी टाइप के और भी नए नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके लिए। तो बने रहिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं, रिव्यू अपना ज़रूर डालें कमेंट सेक्शन में। कोई अगर गलती होती है, कहीं पे कुछ भी कमी है तो उसको भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, तो आइए चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है न्यूटन का ये मिक्स हो जाता है थोड़ा। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये तो आप पढ़ के आए हैं अपनी साइंस की बुक में, आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में भी 11th में भी पढ़ाया आपने। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है सभी जानते हैं। जैसे कि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो उनके बीच एक बल कार्य करता है जिसे स्थिर वैद्युतिकी बल कहते हैं, जिसे कूलाम का बल कहते हैं। तो इसी प्रकार जब दो द्रव्यमान पिंड एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं, ये दूरी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, तो उन द्रव्यमान पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले, जब दो द्रव्यमान पिंड एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं तब उनके बीच एक बल कार्य करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं।
तो देखिए, जैसा कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम हमें ये बताता है कि जब दो द्रव्यमान पिंड एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं तब उनके बीच एक बल कार्य करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। हमारे ब्रह्मांड में जो ग्रहों के बीच बल लग रहा है वो कौन सा है? हमारा गुरुत्वाकर्षण बल ही है। तो जैसे कि हमने एक द्रव्यमान मान लिया m1, दूसरा द्रव्यमान पिंड मान लिया हमने m2 और उनके बीच की दूरी कितनी है? हमारी r। तो इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। आइए हम पढ़ते हैं उसको। F अनुक्रमानुपाती होता है m1 गुणा m2, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और F अनुक्रमानुपाती 1/r², या फिर इसको आप F व्युत्क्रमानुपाती r² भी पढ़ सकते हैं और F अनुक्रमानुपाती 1/r² भी पढ़ सकते हैं। तो आइए अब इसको एक साथ लिखते हैं। F अनुक्रमानुपाती m1 m2/r²। लेकिन मैंने आपको कूलाम के नियम में भी बताई थी ये बात कि जब ये अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है, एक कांस्टेंट आता है, जो कि हर साइंटिस्ट वो अपने अकॉर्डिंग देता है। वो जिस भी सूत्र को सत्यापित करता है, जिस भी सूत्र का प्रकाशन करता है, वो उसके साथ अपना एक कांस्टेंट देता है और उस कांस्टेंट की एक फिक्स वैल्यू होती है। तो आइए हम अनुक्रमानुपाती का जब यहाँ पर साइन हटाते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे पास कैपिटल G, जिसे कहते हैं हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो G m1 m2/r²। तो ये है हमारा गुरुत्वाकर्षण के बल का सूत्र, फॉर्मूला, जहां पे G कांस्टेंट होता है, m1 m2 और r परिवर्तनशील हैं, ये चेंज होते रहते हैं। और G का जो मान होता है, G नियतांक का मान जो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू होती है G की फिक्स। ये भी बहुत पूछी जाती है, जैसे कि हमारा 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। ऐसे ही G की भी फिक्स वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये था हमारा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। तो आइए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश हमने पढ़ लिया। जब आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं तो उनके बीच एक बल लगता है, वो भी हमने पढ़ लिया। अब वो बल लगता क्यों है और उसका रीजन क्या है, और उसका एक फैक्टर ये भी है वैद्युत क्षेत्र, तो हमें इसको भी पढ़ना पड़ेगा। हर किसी चीज का अपना एक क्षेत्र होता है, तो ऐसे ही इसका भी है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, आइए सबसे पहले हम एक नॉर्मल से एग्जांपल, जो कि आप बहुत अपनी लाइफ में करते भी होंगे, खेल खेल में भी किया होगा। हम जब मैग्नेट लेते हैं, तो चुंबक लेते हैं अपने हाथ में, या फिर आपने ऐसे भी किया होगा कि एक चुंबक हमने यहाँ रख दी और एक चुंबक हमारे हैंड में है, तो हम क्या करते हैं, उसको चिपकाने के लिए कभी हम उसके पास लेकर जाते हैं, कभी दूर, उसका अट्रैक्शन देखने के लिए कभी पास लेके जाते हैं, कभी दूर लेके जाते हैं। तो जैसे कि हमारे पास मान लीजिए 2 मैग्नेट हैं हमारे पास, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस मैग्नेट को इससे दूर लेके जाती हूँ, दूर लेके जाती हूँ, दूर लेके जाती हूँ। तो एक लिमिट पर क्या होता है, ये इसको खींचती है, ये वाली मैग्नेट इसको खींच रही है। लेकिन एक लिमिट, जब मैं इसको दूर लेके जाऊंगी तो एक सीमा ऐसी आएगी कि फिर मुझे कुछ इस पर फोर्स फील नहीं होगा अट्रैक्शन का, तो बिल्कुल नॉर्मल होगा, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जिस भी लिमिट तक ये वाली चुंबक इस पर फोर्स लगा रही है, तो इस चुंबक के चारों ओर का वह जितना भी टोटल क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र। तो इससे आपको क्या पता चलता है
इससे आपको क्या पता चला कि अगर कोई भी अदर चुंबक इस चुंबक के चारों ओर किसी किधर भी रख दें, आप किसी भी दिशा में रख दें, जब तक कि वो चुंबकीय क्षेत्र के भीतर होगी तो इस वाले चुंबक को अट्रैक्शन, आकर्षण फील होगा, मतलब कि ये वाली चुंबक इसको खींचती रहेगी जब तक कि वो चुंबकीय क्षेत्र के भीतर है। लेकिन जैसे ही वो इस क्षेत्र से आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है, बाउंड्री से बाहर निकल जाती है, तो उसका जो आकर्षण है इस चुंबक का वो खत्म हो जाता है और इसको कोई भी आकर्षण फील नहीं होता। तो मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र वहां पर खत्म हो चुका है। तो आइए, ये तो बहुत सिंपल है, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि आप ही करते हैं, बहुत ज्यादा किया होगा आपने इस तरीके से चुंबक को। तो आइए अब हम वैद्युत क्षेत्र समझते हैं कि इसी प्रकार सेम टू सेम वैद्युत क्षेत्र है। अब वैद्युत क्षेत्र कैसे हो, आइए पढ़ते हैं। इसी तरीके से हम वैद्युत क्षेत्र को एनालाइज करेंगे। सिर्फ वैद्युत क्षेत्र में हमें क्या लेना है, वैद्युत आवेश लेना है, क्योंकि हम वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो चुंबक लेंगे हम उस वक्त। तो वैद्युत क्षेत्र, तो मान लो एक कोई हमारे पास आवेश है, हमारे पास आवेश है Q। अब ये क्या होता है कि हम कोई दूसरा आवेश बाहर से, इसको मान लेते हैं Q0, इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्यों बोलते हैं, जिस पर हम टेस्ट कर रहे होते हैं। इसे बोलते हैं स्रोत आवेश। स्रोत आवेश। तो जब हमारा कोई आवेश है और हमें पता है आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश होता है, ऋणावेश। तो धनावेश हो या ऋणावेश, उसका कोई ना कोई अपना क्षेत्र होता है, उसके चारों ओर का अपना क्षेत्र होता है। तो इस, मान लो हमने प्लस है तो इस आवेश का चारों तरफ अपना क्षेत्र है। इसका मतलब अगर इसमें कोई अन्य आवेश इसके समीप आता है तो उसे या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। ये कंडीशन भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई है कि अगर आवेश समान है तो प्रतिकर्षण होगा और आवेश अलग हैं, विपरीत हैं, तो आकर्षण होता है। तो वो डिपेंड करेगा उनकी कंडीशन पर, उनकी प्रकृति पर कि आवेश कैसे हैं। फिलहाल अभी हमें समझना है वैद्युत क्षेत्र। तो इसमें क्या है वैद्युत क्षेत्र में कि कोई प्लस Q हमने आवेश लिया है, इसके चारों ओर का एक कोई क्षेत्र है। अगर हम इस परीक्षण आवेश को इसके अंदर एंटर कराते हैं, जब तक ये बाहर है इसे किसी भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम इसको लेकर आते हैं इसके भीतर, इस आवेश के क्षेत्र के भीतर लेकर आते हैं, तो इसे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होने लगेगा। अगर ये आवेश सेम है तो इनके बीच प्रतिकर्षण होने लगेगा और अगर ये अलग अलग है तो आकर्षण होने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि जब इस क्षेत्र के अंदर आते ही इस आवेश को आकर्षण या प्रतिकर्षण या किसी भी बल का अनुभव होने लगा, तो इसका मतलब ये क्षेत्र हमारा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन भी इसी तरीके से बनती है कि जब भी किसी परीक्षण आवेश को किसी स्रोत आवेश के समीप लाया जाता है तो उससे एक बल का अनुभव होने लगता है, तब हम उसके चारों ओर के क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको बहुत ही डीपली बताया है इसको, और आप इस डायग्राम को नोट डाउन भी कर सकते हैं इस तरीके से, जिससे कि आपको याद रह सके। ये हमारा परीक्षण आवेश है, इसको हम बाहर से इस आवेश के क्षेत्र के भीतर लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब इसे कहाँ लेकर आ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं, जहां पर इसे किसी बल का अनुभव हो, कोई ना कोई फोर्स लगे, तो उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अब हम। वैद्युत क्षेत्र क्या बताया मैंने, वह क्षेत्र किसी आवेश के किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी
अन्य आवेश को लाने पर वह किसी बल का अनुभव करने लगे, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन थी। किसी आवेश के, जो मैंने अभी आपको समझाया है डायग्राम बना के, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह किसी बल का अनुभव करने लगे, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो आइए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, इसी से रिलेटेड है वो भी। ये वैद्युत क्षेत्र था। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। अभी वैद्युत क्षेत्र तो हमने पढ़ लिया है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बताती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बताती है, जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, कि वैद्युत क्षेत्र कितना शक्तिशाली है और कितना कमजोर है। जितना ज्यादा बल लगेगा दूसरे आवेश पर, उतना ही ज्यादा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, और जितना कम लगेगा उतनी ही कम होगी। तो आइए, इसके ऊपर एक सूत्र भी है और उसकी परिभाषा भी है, उसको पढ़ते हैं। क्या है वो? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? किसी एकांक अभी मैंने आपको बताया था कि जिस आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेकर आएंगे उसे बोलते हैं परीक्षण आवेश। किसी एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इसका साइन क्या होता है? इसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। क्यों है एक सदिश राशि? क्या होती है? सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें दिशा व परिमाण दोनों होता है। तो इसमें दिशा भी होती है, दिशा है इसकी, तो इसीलिए ये एक सदिश राशि होती है। तो आइए इसको दोबारा पढ़ते हैं। किसी एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें दिशा भी होती है, इसलिए एक सदिश राशि है। तो इसके फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपॉन क्यू नोट, और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है, क्या बनेगा? इसका मात्रक बना सकते हो आप, बल का होता है न्यूटन और नीचे क्यू का होता है कूलाम, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। तो ये होती है हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है, एफ जो है हमारा लगने वाला बल है, क्यू नॉट है हमारा परीक्षण आवेश, इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम।
तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक। तो आइए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे हम करेंगे अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन। ये आ जाता है डेरिवेशन करने के लिए भी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी विमा और लिख लीजिए। विमा क्या होगी, विमा रह गई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो इसका मात्रक जो है न्यूटन पर कूलाम है, तो न्यूटन जो होता है वो बल होता है, तो MLT-2, क्योंकि विमा भी बहुत पूछी जाती है। कूलाम की क्या होती है, कूलाम की होती है हमारी 80, तो ये हो जाएगा हमारे पास ML, ए की पावर ऊपर जाके -1 और T पावर 1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी T-3, MLA-1 T-3। तो आइए अब इसका डेरिवेशन करते हैं। हम डेरिवेशन करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके कारण थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा लिख लेते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जैसा कि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था E = F/Q0। तो अब हमें इसे डेराइव करना है, इसे हमें व्युत्पन्न करना है कि ये फॉर्मूला कैसे बन के आता है। तो उसी का डेरिवेशन अब हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आइए हम यहाँ पर आवेश तो डायग्राम बना लेते हैं एक छोटा सा। डायग्राम में क्या है, हमारे पास दो आवेश हैं, एक आवेश Q है और एक आवेश है हमारा Q0। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि किसी परीक्षण आवेश को R दूरी पर लेकर आते हैं प्लस Q से, तो उसे एक बल का अनुभव होने लगता है, तो उसे ही कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस पर लगने वाला बल, क्योंकि दोनों ही आवेश जो हैं हमारे कैसे हैं, वो प्लस के हैं, और प्लस के हैं तो इस पर लगने वाले जो बल की दिशा होगी, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। आप हमेशा ध्यान रखना, दिशा का ध्यान जरूर रखना है आपको। वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है, धनावेश से ऋणावेश की तरफ होती है। और बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स में भी बहुत ज्यादा आपको दिशा ज्ञात करने की जरूरत पड़ेगी, या न्यूमेरिकल में भी अगर आपसे पूछ लेता है कि इसकी दिशा बताइए, लगने वाले बल की दिशा बताइए, तो उसे निकालने के लिए भी आपको इसका ज्ञान होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो आइए अब ये वाला जो आवेश है, इस पर हमें पता है कि जब इसे R दूरी तक लेकर आ रहे हैं तो इस पर एक बल तो जरूर आरोपित हो रहा है, लेकिन उस बल की दिशा किधर की तरफ होगी, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ ही होती है हमेशा दिशा। तो इस आवेश पर लगने वाला, इस आवेश के कारण जो बल होगा वो इधर की तरफ होगा, प्लस से माइनस की तरफ होगा, क्योंकि दोनों प्लस हैं और हमारे पास एक जगह प्लस होता है तो हम दूसरी जगह अपने आप से माइनस मान सकते हैं। तो इधर प्लस है तो मान लिया हमने इधर माइनस आवेश है, तो प्लस से माइनस की तरफ इधर होगी। ये इस पर लगने वाले बल की दिशा है।
और ये इस बिंदु को हम मान लेते हैं P, ये मान लिया हमने P। आइए अब इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं। माना एक आवेश प्लस Q है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर Q नोट आवेश रखा है। जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। माना माध्यम का परावैद्युतांक K है। माध्यम का परावैद्युतांक K है। माध्यम का परावैद्युतांक मतलब कि कोई भी इसके बीच माध्यम हो सकता है। माध्यम वो हवा भी हो सकती है या कोई भी परावैद्युत पदार्थ हो सकता है। तो हमने मान लिया है परावैद्युतांक माध्यम का जो है वो K है। मतलब जो भी इनके बीच लगने वाले बल के बीच अवरोध उत्पन्न करता है, बल को शक्तिशाली बनाता है, कमजोर बनाता है, उसे बोलते हैं हम माध्यम का परावैद्युतांक। तो यहाँ पे हमने माध्यम का परावैद्युतांक K मान लिया है। माना एक आवेश प्लस Q है जो कि आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, जिससे R दूरी पर कोई बिंदु आपको P दिया हुआ है जिस पर हमने परीक्षण आवेश Q रखा हुआ है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र, इस वाले आवेश के कारण इस पर उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माना माध्यम का परावैद्युतांक K है। यहां तक के डेरिवेशन, अब इसकी थ्योरी, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या हमने लिया है। तो आइए अब इसको एनालाइज करते हैं, आगे इसको ड्राइव करते हैं। इसको हम ऊपर कर लेते हैं, सिर्फ ये ले लेते हैं थोड़ा सा, चलिए इसको ऊपर ही कर लेते हैं। तो हमें पता है कि जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे के पास होते हैं या R दूरी पर रखे होते हैं तो उनके बीच एक बल कार्य करता है। वो आप बताएंगे क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूं आपको लास्ट क्लास में। कौन सा बल होता है? वो होता है हमारा कूलाम का बल, कूलाम का नियम। और हमने यही पढ़ा है, जब भी दो बिंदु आवेश एक दूसरे के समीप होंगे तो उनके बीच एक ही बल सबसे पहले काम करता है, वो है हमारा कूलाम का बल, स्थिर वैद्युतिकी आकर्षण बल। तो अब यहां पर लिखते हैं हम प्लस Q व Q नोट के बीच लगने वाला बल। तो कौन सा बल होगा वो? F इज इक्वल्स टू, हमने यही पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कूलाम का नियम। Q नोट लेंगे क्योंकि हमारे पास एक आवेश Q है और एक है हमारा Q नोट अपॉन बीच की दूरी क्या है? R²। लेकिन हम यहाँ पर K भी लिखेंगे क्योंकि अभी हमने माध्यम का परावैद्युतांक क्या माना था? K। और जब माध्यम में कोई परावैद्युतांक या कोई परावैद्युत पदार्थ रखा होता है तो हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ हम K लगाकर लिखते हैं यहाँ पे। तो हमारा यहाँ तक होने के बाद अब हम यहाँ क्या करते हैं, इस Q नोट को इसके अपॉन में ले आएंगे F के। तो Q नोट को अपॉन में ले आए, F अपॉन Q नोट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R²। और अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? F अपॉन Q नोट होता है। तो हम यहाँ पर F अपॉन Q नोट की जगह पुट कर सकते हैं E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R²। तो ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ गया है।
एक फॉर्मूला हमारा ये होता है वैद्युत क्षेत्र का, एक होता है हमारा ये वाला जब दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों, और ये होता है जब हम किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेकर आते हैं तब उस पर लगने वाला बल। तो आपका ये डेरिवेशन यहाँ पर इसी के साथ कंप्लीट हो चुका है, और इसमें सिर्फ एक पॉइंट और रह गया है। आइए इस पॉइंट को भी मैं क्लियर कर देती हूँ आपको। इसमें एक पॉइंट और है, वो पॉइंट ये है कि यदि दोनों आवेशों के बीच वायु है, कोई माध्यम ना होकर खाली वायु है, तब माध्यम का परावैद्युतांक जो होता है, तब माध्यम का परावैद्युतांक के बराबर 1 हो जाता है। तब हम यहाँ पर k बराबर 1 पुट कर देंगे। E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब 1 पुट करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई करके खत्म हो जाएगा, Q/r²। तो ये हमारा फॉर्मूला दोनों तरीके से आ गया है, जब माध्यम का परावैद्युतांक हो तब के, और जब दोनों आवेशों के बीच वायु भरी हो तब हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r²। तो आज की क्लास हम इसी टॉपिक पर यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।